विज्ञान विषय में अभिरुचि रखने वाले विद्यार्थियों के स्वागत के साथ डीएलएड 4th सेमेस्टर से संबंधित पहले चैप्टर का वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। चूंकि इस चैप्टर में विषय वस्तु अधिक है, इसलिए इस चैप्टर के दो भाग किए जा रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। तो पार्ट 1 के बारे में आज अध्ययन करेंगे, जैव विकास। एक बात और कहना महत्वपूर्ण समझ रहा हूं कि ऐसे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, जिनमें सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए भी ये समस्त वीडियो जो हमने विज्ञान से संबंधित अपलोड किए हैं और भविष्य में किए जाएंगे, वो उनके लिए बेहद उपयोगी हैं। अतः ऐसे विद्यार्थियों से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी इसको देखें, सुने। निश्चित रूप से उनका विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। जैसे ही हमारे चारों सेमेस्टर का पाठ्यक्रम होगा, वैसे ही उनका सामान्य विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम भी पूरा हो जाएगा। उससे हटकर कहीं भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपका विज्ञान से संबंधित प्रश्न अलग नहीं आएगा, इन्हीं के अंतर्गत आएगा। अतः जरूर देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करके सभी वीडियो का निश्चित रूप से आप श्रवण करें। तो आज प्रारंभ करते हैं, जैव विकास। जीव की उत्पत्ति एवं विकास सदा ही मनुष्यों के लिए एक रोमांचक विषय रहा है। हमारा मूल क्या है, हम कहाँ से और किस तरह से आए और हम इतने विकसित कैसे हुए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए निरंतर प्रयास चलता रहा है। जैव विकास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाला आनुवंशिक परिवर्तन है। अतः पृथ्वी के प्रारंभ से ही, या जब भी पृथ्वी का निर्माण हुआ और उसमें जीव का निर्माण हुआ, तब से ही निम्न कोटि के जीवों का क्रमिक परिवर्तनों द्वारा, क्रमिक परिवर्तनों माने धीरे धीरे परिवर्तन के फलस्वरूप, निरंतर अधिकाधिक माने अधिक से अधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति वास्तविक रूप से जैव विकास कहलाती है। जैव विकास के अनुसार पृथ्वी पर पहले की पूर्वज जातियों के जैव विकास के द्वारा ही नई नई जातियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका मतलब जो हमारे पूर्वज जिस स्थिति में थे, जिस संरचना में थे, उससे जो वर्तमान में हम लोग हैं, वो संरचना, गुणों में इस तरह से सभी तरह से परिवर्तन हुआ और नई जातियां उत्पन्न हुई। तो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सबसे प्राचीन परिकल्पना जो थी, वो स्वतः उत्पादन की थी, माने स्वयं उत्पन्न हुए। जबकि आधुनिक परिकल्पना में प्रकृतिवाद को प्रमुखता दी गई है। और इससे संबंधित जो आधुनिक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, उनमें से क्रमशः लैमार्क, डार्विन, वेलेस, डी ब्रेज आदि ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं जैव विकास से संबंधित दी हैं, जिनका अध्ययन हम लोग विस्तार से करते हैं। सबसे पहले लैमार्कवाद। लैमार्क ने अपने विचार सन 1744 में रखे थे, किंतु यह सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। उनके मुख्य बिंदु जो इस सिद्धांत के थे, वो थे नंबर 1, अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत। अर्थात उन्होंने कहा कि जिन अंगों का उपयोग अधिक होगा, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते रहेंगे, और उतने ही जितना अधिक प्रयोग, उतने ही उनका शक्तिशाली रूप में वो अपने आप स्वतः आते रहेंगे, और जिन अंगों का प्रयोग कम होगा, वो विलुप्त होते चले जाएंगे। ऐसा लैमार्क का कहना था। नंबर 2 बात पर उन्होंने जो जोर दिया कि जीवों की जो संरचना होती है,
उनके व्यवहार पर वातावरण में परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। वातावरण के हिसाब से उनका जो संरचना है वो बदल जाती है। जैसे कोई चूहा है या किसी कुत्ते को देख लेते हैं, तो उसको देखते हैं कि जो ठंडे प्रदेशों में होते हैं वहाँ उनकी संरचना दूसरे तरह की हो जाती है, उनमें बाल अधिक बड़े बड़े पाए जाएंगे, या जो गर्म प्रदेशों में होंगे उनमें बाल छोटे छोटे पाए जाते हैं। इस तरह से जो परिवर्तन है वो वातावरण के अनुसार उनमें सीधे सीधे पड़ता है, ऐसा लैमार्क का कहना था। तीसरा है और मुख्य, जिन्होंने सबसे अधिक, जिसके नाम से जाना जाता है कि लैमार्क का जो सिद्धांत है वो उपार्जित लक्षणों की वंशांगति के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अर्थात उनका जो सिद्धांत है वो उपार्जित लक्षणों को मानते हैं कि वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब समझते हैं कि उपार्जित गुणों की वंशागति सिद्धांत किस तरह से कार्य करता है या किस तरह का है। यह सिद्धांत निम्नवत या निम्न बिंदुओं के आधार पर इसको देख सकते हैं। नंबर 1 है वातावरण का प्रभाव, जैसा कि ऊपर भी कहा गया था कि कोई भी जीव है उसमें वातावरण का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 आवश्यकता की पूर्ति, उनको अपना जीवन यापन करने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, सांस लेने के लिए वातावरण के फलस्वरूप जो जैसा वातावरण उस हिसाब से उनका परिवर्तन होता जाता है। नंबर 3 है अंगों की उपयोगिता तथा अनुपयोगिता। अंगों की उपयोगिता वही बताया, जिस अंग का कम प्रयोग वो विलुप्त हो जाएगा, जिसका अधिक प्रयोग वो अगली पीढ़ी में स्वतः ही आ जाएगा। फिर उपार्जित लक्षणों की वंशांगति, अब इसको भी समझते हैं। इसको उन्होंने एक विशेष रूप से जिराफ का उदाहरण देते हुए बताया कि रेगिस्तान में जहाँ जिराफ पाए जाते थे तो उस समय जिराफ की गर्दन छोटी होती थी, किंतु उनके जीवन यापन के लिए वहाँ घास या जो भी उनका खाद्य पदार्थ थे वो नीचे स्थानों पर न मिलकर के वो पेड़ पौधे बड़े ऊंचाई पर हुआ करते थे, जिससे उन्हें गर्दन खींच करके वो अपना चारा प्राप्त कर पाते थे। उनके गर्दन के बार बार खींचने के कारण उनकी गर्दन बढ़ती चली गई और वह बढ़ी हुई गर्दन वाले जिराफ अगली पीढ़ियों में पैदा होने लगे, ऐसा उनका लैमार्क का मानना था। लेकिन इसमें कुछ जो कमियां थीं तो आलोचकों ने उनके कमियों को बताते हुए कहा कि अगर ऐसा होता कि अंगों के प्रयोग से या वातावरण के हिसाब से ऐसा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो लक्षण आ जाते तो देखा जाए कि भारत में सदियों से नाक तथा कान छेदे जाने की परंपरा है। नाक भी छेदी जाती है और कान भी छेदा जाता है, परंतु यह वंशांगत नहीं हुआ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे जो पैदा हुए हों उनमें नाक छिदी हुई हो या कान छेदा हुआ ही पैदा हो, ऐसा नहीं पाया जाता है, जबकि लैमार्क के अनुसार ऐसा होना चाहिए। दूसरा एक और खंडन करके बताया कि अगर पहलवान का बेटा, कोई पहलवान है, उसका बेटा स्वतः ही पहलवान नहीं बन जाता है, तो अगर पहलवान का बेटा लैमार्क के हिसाब से देखें कि उसने बहुत अधिक अपने सभी अंगों का अभ्यास किया, उस पर जोर दिया, उसमें शक्ति अर्जित की, तो वही पूरी शक्ति उसके बच्चे में नहीं आ पाती है। ये भी निश्चित हो गया कि लैमार्क के इस तरह से जो ये कथन है वो वंशागत के आधार पर या वातावरण के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं आ सकते हैं। उसी के पश्चात एक वैज्ञानिक हुए डार्विन। उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया उसको काफी हद तक माना गया। उनके सिद्धांत को समझते हैं। डार्विनवाद क्या है? इंग्लैंड के चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिनका जन्म 1809 में हुआ था एवं उनकी मृत्यु 1882 में हुई थी,
ये बहुत प्रकृति के प्रेमी थे। प्रकृति से इनको लगाव के कारण जीव जंतुओं के से लगाव अधिक था। उनके बारे में जानने का प्रयास ये अधिक किया करते थे। इसी वजह से इनको सन 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन दिनों में 5 वर्ष लगातार उस जहाज पर रहे और कई द्वीपों का उन्होंने भ्रमण किया, जहां पर असंख्य जीवों का अवलोकन तथा संग्रह किया और अपने लगभग 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर सन 1859 में एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास, इसको हिंदी कह दिया गया, जबकि उसका मुख्य था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन 1836, ये पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने अपने संपूर्ण अनुभवों को और अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया, प्रकाशित किया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों में संतानोत्पत्ति की अधिक से अधिक क्षमता होती है। ऐसा उन्होंने कहा कि जितने भी जीव हैं उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता अधिकतम पाई गई। प्रत्येक जीव में अत्यधिक प्रजनन दर के कारण जीवों को अपने अस्तित्व हेतु संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा उनका मानना हुआ कि जब अधिक जीव पैदा होंगे, प्रजनन क्षमता अधिक होगी, तो उनके रहने के लिए स्थान, वायु, उनके भोजन की व्यवस्था, इसमें कमी पड़ती चली जाएगी, उनको संघर्ष करना पड़ेगा। और वो संघर्ष कैसे हुआ? ये संघर्ष जो है वो समजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। जीवधारियों के परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में उनमें शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं, जिसे ही जैव विकास कहते हैं। अपने पक्ष में उन्होंने कुछ बातें बताई। उनमें नंबर 1 है जो अभी हमने बताया, अधिक संतानोत्पत्ति। इनमें जो प्रजनन क्षमता थी वो अत्यधिक थी, तो अधिक संतान उत्पत्ति होनी थी। नंबर 2 है जीवन संघर्ष। जब संतान अधिक होंगी, जीवों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी, तो निश्चित रूप से उनके खाने रहने का संघर्ष उन्हें करना पड़ेगा। आनुवंशिकता, इसका मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आना। नंबर 4 बताया योग्यतम की उत्तरजीविता, जिसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब जीवन के संघर्ष करते समय जो शक्तिशाली होगा, जो वातावरण के साथ अनुकूलन करने में सक्षम होगा, ऐसे जीव जीवित रहे और उन्हीं ने अपना पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते चले गए। नंबर 5 है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन का मतलब प्रकृति के अनुरूप जिन जीवों की आवश्यकता हुई, प्रकृति में जो चीजें लाभदायक रहीं या हानिकारक रहीं, जिस तरह से जितनी आवश्यकता जिनकी प्रकृति को महसूस हुई, उस हिसाब से उनका चयन हुआ और वही जातियां या वही जीव आगे अगली पीढ़ी में आ सके। नई जातियों की उत्पत्ति, नई जातियों की भी उत्पत्ति हुई। इनमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते चले गए, पीढ़ी दर पीढ़ी, और वो धीरे धीरे करके उनमें नई जातियां उत्पन्न हो गईं। डार्विनवाद के बाद आता है नव डार्विनवाद, माने नया डार्विनवाद। डार्विनवाद को ही, डार्विन के ही सिद्धांत को थोड़ा परिमार्जित किया गया और जिसको कि आधुनिक प्रकृतिवाद के नाम से भी जानते हैं, या जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत भी इसको माना जाता है। नव डार्विनवाद को भी समझते हैं। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विन को जीवनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नव जीवन या नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे नई जाति बन जाती है। ये कारक कौन कौन से हैं? विविधता,
उत्परिवर्तन, प्रकृतिवरण, जनन, इस प्रकार 9 डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारणतया परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बन जाती हैं। इनका मतलब ये हुआ कि कई कारक जब एक साथ प्रभाव डालते हैं तो जीव के जो जीन्स होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण नई जातियां या नई प्रजातियां बन जाती हैं। तो जिनमें जीन का परिवर्तन हो गया तो उनमें उनके गुणों में भी भिन्नताएं पाई जाएंगी। इस तरह से ये 9 डार्विनवाद उन्होंने परिभाषित किया। इसके बाद आता है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके प्रमुख तथ्य इनको समझ लेते हैं। नंबर 1, नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। नंबर 2 समझते हैं। नंबर 1 को पहले थोड़ा और डिटेल समझ लेते हैं। जो ये परिवर्तन अभी तक बताए गए क्रमिक परिवर्तन और धीरे धीरे परिवर्तन, लेकिन उन्होंने कहा कि जीन्स में या अन्य किसी विभिन्न कारकों के कारण अचानक जो परिवर्तन हो जाते हैं वो उत्परिवर्तन के फलस्वरूप ही होते हैं। नंबर 2 समझते हैं। इस प्रकार से जो उत्पन्न जातियां हैं उनका प्रथम सदस्य जो होता है वो उत्परिवर्तक कहलाता है। नंबर 3, उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर 4, सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति हॉट है। नंबर 5, जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जो जनक से इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उन्हें एक नई जाति के रूप में माना जा सकता है। उनके शरीर के आकार में, उनके गुणों के आकार में या उनके लक्षणों के आकार में, इनमें जब अधिक परिवर्तन हो जाता तो उन्हें एक प्रकार से नई जाति ही मान लिया जाता है। अब आता है जैव विकास के प्रमाण क्या हैं। क्या प्रमाण है कि जैव विकास हुआ भी है। वर्तमान में उपलब्ध जीवों के वर्गीकरण, शरीर रचना, भ्रूण विकास, भौगोलिक विकास, आनुवंशिकता, कायिकी, जैव रसायनों, इनका तुलनात्मक अध्ययन इनके द्वारा जीवों के क्रमिक विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। तो इनमें से जो मुख्य हैं उनको समझते हैं। नंबर 1 है अवशेषी अंगों का प्रमाण। अवशेषी अंग जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले कार्य विहीन एवं अनावश्यक अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य में भी देखा होगा, मेरुदंड के नीचे पूंछ की हड्डी की तरह एक छोटी सी हड्डी निकली रहती है, वो भी उसका कोई उपयोग नहीं है, जबकि वो है तो वो अवशेषी अंग है। इसका माना जाता है तर्क कि पहले मनुष्य की पूंछ हुआ करती थी, बंदर के रूप में पहले थे। इस तरह के कई वैज्ञानिकों के कई विचार हैं उस संबंध में। तो इन्होंने भी ये कहा कि इन्हें अवशेषी अंगों की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि ये जीव पूर्व में किस तरह का था और वर्तमान में किस स्थिति पर पहुंचा है, उसकी संरचना के आधार पर या अंगों के आधार पर। इसी तरह से देखा जाए तो मनुष्य की आंखें, इनकी ऊपरी पलक जो होती है वो ऊपरी पलक से ढक ली जाती हैं आंखें, जबकि निमेषक पटल क्या होता है? लाल रंग की अर्धचंद्राकार झिल्ली। निमेषक पटल आज भी अवशेषी अंगों के रूप में पाए जाते हैं। नंबर 2 है भौगोलिक प्रमाण या भौगोलिकता का प्रमाण। डार्विन ने भ्रमण के दौरान पाया, जिस समय वो जहाज पर, जो कौन सा जहाज था, बीगल नामक जो जहाज था, सर्वेक्षण जहाज, उस समय उन्होंने कई द्वीपों की जो यात्रा की, उस समय पाया कि एक ही पूर्वज से पैदा हुए जंतु
भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पढ़कर या रहकर विभिन्न प्रकार के हो गए। उन्होंने इस भिन्नता का कारण द्वीपों की भौगोलिक स्थिति तथा मौसमी परिवर्तन को भी निर्धारित किया। तो भौगोलिक रूप से अभी बताया था कि चूहों को भी देख लें, अगर किस गर्म स्थान में जो पाए जाने वाले चूहे उनको देखें, या ठंडे स्थान में जो पाए जाने वाले चूहे, कुत्ते, गाय, भैंस, अन्य जितने जीव जंतु, छोटे छोटे कीट भी जो भी होते हैं, मनुष्य, अपने यहाँ का मनुष्य जो भारत का है वो उसका रंग रूप दूसरा है, साउथ अफ्रीका का दूसरा है, यूरोप कंट्रीज़ के दूसरे हैं, उनके रंग रूप के आकार में, उनके सोच के आकार में, सोच की जो उनकी दृष्टिकोण है उसकी आधार पर ये सभी भौगोलिकता के कारण इनमें भिन्नता पाई जाती है। और इनका ये प्रमाण है कि ये इस तरह से विकास जो हुआ है भौगोलिक रूप से वो देखा जा सकता है। अब नंबर 3 आता है अंगों की समानता का प्रमाण। अब देखते हैं कि अंगों की समानता का प्रमाण किस तरह से मिलता है। यह समानता मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जिसको कहते हैं समरूप या समवृत्ति रचनाएं, और नंबर 2 है समजात अंग या समरूप अंग और समजात अंग। तो समझते हैं समरूप अंग क्या है। इसको ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत अधिक बार पूछा जाता है। समरूप अंग अलग अलग जीवों के ऐसे अंग जो एक ही प्रकार का कार्य करने के लिए एक जैसे दिखाई देते हैं, किंतु उनकी उत्पत्ति में अंतर होता है, समरूप या समवृत्ति अंग कहलाते हैं। माने कार्य तो उनका लगभग समान होता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति जो होती है उसमें अंतर होता है। जैसे कीट, पक्षी, चमगादड़ के पंख, सभी पक्षियों के अगर इनके पंख देखे जाएं तो ये सब पंख क्या काम करते हैं, उड़ने का कार्य करते हैं। जबकि उनके पंख एवं कार्य में समानता दिखती भी है, किंतु उनके अंगों में विभिन्नता पाई जाती है। इसी तरह से समजात अंग ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं मूल रचना समान होती है, किंतु उनके कार्यों में अंतर होता है। अब ये इसका उल्टा हो गया कि ये जीवन की ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं मूल रचना समान होती है और कार्यों में अंतर होता है। उधर क्या था, कार्यों में समानता थी जबकि उनकी उत्पत्ति में अंतर था। तो ये दोनों का मुख्य रूप से अंतर है। तो समजात अंग में क्या हुआ, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं मूल रचना समान होती है किंतु उनके कार्यों में अंतर होता है, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे मेढक की अगली टांग, पक्षी के पंख तथा मनुष्य के हाथ। इनको देखा जाए तो इनकी आधारभूत रचना और एवं अस्थियां समान होती हैं, किंतु ये अलग अलग कार्य के लिए अनुकूल होते हैं। ये सभी जंतु एक ही प्रकार के पूर्वजों से विकसित हुए हैं। ये इसका प्रमाण हुआ कि समजात और समरूप अंगों की समानता के कारण ये पहचाना जा सकता है कि प्रारंभ में किस तरह का था और बाद में किस तरह का परिवर्तन आया है। नंबर 4 है जीवाश्म का प्रमाण। पृथ्वी के भीतर सैकड़ों एवं हजारों वर्ष पूर्व के जीवों के अंश दबे हुए पाए जाते हैं। कई बार खुदाई के पश्चात ये निकलते हुए हैं। तो जो पृथ्वी के अंदर हजारों वर्ष पूर्व जो जीव दब गए थे, उनके जो अवशेष पाए जाते हैं उन्हें ही हम जीवाश्म कहते हैं। जिन जंतुओं और पौधों के जीवाश्म प्राप्त हुए उनसे ज्ञात होता है कि वर्तमान जंतु तथा वनस्पतियां प्राचीन काल में ऐसे नहीं थे। मौसम अथवा भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन के कारण पहले के जंतु परिवर्तित होते चले गए और वर्तमान स्थिति को प्राप्त हुए। पहले जो स्थिति के थे उससे परिवर्तन धीरे धीरे होता चला गया भौगोलिक स्थिति एवं मौसम के परिवर्तन के कारण। तो सबसे पहले जलीय जीव प्रोटोजोआ तथा शैवालों का उद्भव हुआ। अब इसको समझते हैं कि कैसे पहले क्या था और अब वर्तमान में कहाँ तक पहुँचे, इनमें कितना परिवर्तन हुआ है।
वही जैव विकास कहलाएगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस पृथ्वी पर जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो प्रोटोजोआ तथा शैवालों का सबसे पहले उद्भव हुआ। धीरे धीरे इन पौधों में से मांस, फर्न तथा जंतुओं में अकशेरुकी एवं निम्न कशेरुकी प्राणियों का उद्भव हुआ। या तो जिनमें कशेरुक नहीं था वो, या निम्न कशेरुकी, ऐसे प्राणियों का उद्भव हुआ। कशेरुकियों में सबसे पहले मछलियां, फिर उभयचर कौन से हुए बाद में, सरीसृप जैसे मछली, कछुए, मगरमच्छ, डायनासोर, अंततः पक्षियों तथा स्तनधारियों का उद्भव हुआ। ये क्रमिक परिवर्तनों का ज्ञान जीवाश्म के अध्ययन से ही संभव हो सका है। माने इसको कहाँ से प्रारंभ होकर के और कहाँ तक पहुँच गए, इसका जो अध्ययन हुआ वो जीवाश्म के अध्ययन से ही हुआ है। जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। उसके अंतर्गत ही ये संभव हो सका है। हमने ये समझ सके हैं कि सबसे पहले क्या पैदा हुआ था और आज वर्तमान स्थिति में कौन कहाँ तक जीव विकसित हुआ है। अगर जीवाश्म की आयु का निर्धारण, किसी भी जीवाश्म की हमें आयु का निर्धारण करना हो, या जीवाश्म हो या चट्टानों की आयु का निर्धारण करना हो, तो उसे हम रेडियो आइसोटोप की सहायता से करते हैं। नंबर 5 आता है वर्गीकरण का प्रमाण। अब देखते हैं, समता और विषमता के आधार पर जंतुओं को अलग अलग कक्षा श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। इस विभाजन से हम देखते हैं कि निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी तक जंतुओं के अंगों में समानता है तथा अंगों के भेद केवल वातावरण की अनुकूलता के कारण ही है। वातावरण के अनुकूल जहाँ जो जीव हुआ उसने अपना उस तरह से उसका संरचना बन गई। इस तरह से वातावरण की अनुकूलता के कारण ही होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि स्तनधारी पक्षी श्रेणी से और पक्षी सर्प से, सर्प मंडूक से और मंडूक मछली से उत्पन्न हुए। अर्थात इन सभी जंतुओं के पूर्वज एक ही थे। वर्तमान जंतु केवल उनके विकसित रूप हैं। ये बात हम लोगों को समझना पड़ेगा कि किससे किसका विकास हुआ, और जो वर्तमान जंतु हैं उनका प्रारंभ में और आज के उसमें ये केवल विकसित रूप हैं। अतः वर्गीकरण से ही जैव विकास प्रमाणित होता है। अगला है भ्रूण प्रमाण। सभी कशेरुकियों के भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में आकृति एवं संरचनात्मक रूप से समान होते हैं। भ्रूण जो प्रारंभ में भ्रूण की स्थिति होती है वो प्रारंभ में बिल्कुल एक जैसी समान होती है। यह समानता इतनी अधिक होती है कि उनमें भेद करना भी कठिन हो जाता है तथा सभी कशेरुकी अपना जीवन एकल कोशिका युग्मनज से ही आरंभ करते हैं। अपने जीवन इतिहास में हुए सभी द्विस्तरीय ब्लास्टुला व त्रिस्तरीय गैस्टुला, इन अवस्थाओं व फिर मछली के समान गलफड़ों की स्थिति से गुजरते हैं। भ्रूण विज्ञान के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि विभिन्न वर्गों के कशेरुकी प्राणियों का पूर्वज एक ही था और विकास की प्रक्रिया के दौरान वे एक दूसरे से भिन्न होते चले गए। पूर्वज उनके एक ही थे और विकास के प्रक्रिया के दौरान वो उनमें भिन्नता आती चली गई। नंबर 7 है इसका प्रमाण, आणविक जीव विज्ञान से प्रमाण मिलता है। क्या है आणविक जीव विज्ञान? सभी प्राणियों में कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका सभी जानते होंगे कि सभी जीव कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं, जो कि जैव अणुओं से बनती है। और वो कोशिका किससे बनती है? जैव अणुओं, जैसे जीव द्रव्य भी आप लोग समझते होंगे, जीव द्रव्य कह सकते हैं। और ये सभी प्राणियों में सर्वनिष्ठ है। इसका मतलब
जो कोशिका है वो सभी प्राणियों में पाई जाएगी, चाहे वो जंतु हो चाहे वनस्पति हो। इनसे प्रमुख चीजें देख लेते हैं कि इनमें और क्या क्या होता है। डीएनए एवं राइबोज सोम, राइबोसोम, डीएनए एवं राइबोसोम सभी जीवों में होता है। डीएनए जानते होंगे, जीन्स में पाए जाने वाले जिनसे गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न होते हैं, और उसको हम डीएनए कहते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए एवं राइबोसोम सभी जीवों में होता है। नंबर 2 है एटीपी, जैव प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा संग्रह करने व निःसृत करने वाला अणु है। एटीपी को समझ लीजिए। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। यह भी एक ऐसा अणु है जो जैव प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा संग्रह का काम करता है। नंबर 3 है लगभग सभी जीवों में 22 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और वो प्रोटीन के अवयव होते हैं। नंबर 4 है जीन कोड सार्वत्रिक होता है, इसका मतलब जीन कोड सब में पाया जाता है। नंबर 5 है सभी जीवों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रतिलेखन व स्थानांतरण के मूलभूत सोपान समान है। उदाहरण के लिए मानव रक्त प्रोटीन सभी बंदरों की अपेक्षा चिंपैंजी के रक्त से सबसे अधिक समान है। मानव रक्त का अगर प्रोटीन इसमें देखा जाए तो चिंपैंजी के रक्त से बहुत अधिक मिलता जुलता होता है। कुछ पादपों व कुछ शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः उनका अधिक निकटता का संबंध माना जाता है। नंबर 8 आता है संयोजी कड़ियाँ। ये जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजी कड़ियाँ, इसको भी एक महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। इस प्रमाण को जंतु या पौधे जिनमें 2 विभिन्न समूहों के जीवों के अभिलक्षण होते हैं उन्हें संयोजी कड़ियाँ कहा जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जीवों के एक समूह का विकास दूसरे समूह से हुआ है। यही बात जीवों की श्रृंखला में एक निरंतरता स्थापित करती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है आर्कियोप्टेरिस, जो कि सरीसृप व पक्षी वर्ग के बीच की एक संयोजी कड़ी है। इस पक्षी की दंतयुक्त चोंच थी, एक छिपकली की भांति लंबी अस्थियुक्त पूंछ थी और इसके पंखों में पक्षियों की तरह पर थे। इस तरह से आर्कियोप्टेरिस के बारे में कहा जाता है कि ये इसके बीच की सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की एक संयोजी कड़ी है। हालांकि ये अब इस समय विलुप्त हो चुका है। इसी तरह से कुछ और जीवों के बारे में समझ लेते हैं कि इनकी योजक कड़ी क्या है, कौन से जीव की योजक कड़ी कौन कौन सी है। 2-4 हैं, इसको समझ लिया जाए। विषाणु या वायरस, इसको इंग्लिश में वायरस कहते हैं, वैसे विषाणु हिंदी में। ये सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। जैसे कि आजकल भी हम लोग देख रहे हैं कोरोना के संबंध में, ये वायरस सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। जब सजीव के संपर्क में आता है तो ये सजीव रहता है, तब तक ये निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है। इस तरह से इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ये योजक कड़ी हो गई है सजीव निर्जीव के बीच की। दूसरा है युगलीना, पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी है ये। नंबर 3 है डकबिल प्लेटिपस, ये पक्षी तथा स्तनधारी के बीच की कड़ी है। फिर है पेरिपेट्स, ये एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा। ये संघ आपने पढ़े होंगे जो बायो वाले होंगे, नहीं हो तो इनको केवल इतना याद कर लें कि योजक कड़ी किसके किसके बीच की है। पेरिपेट्स जो है वो एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। फिर आता है फुफ्फुस मछली, ये पिसीज तथा एम्फीबिया, इनके बीच की कड़ी है। इस तरह से ये योजक कड़ियों के बारे में हमने अध्ययन किया। ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें ये पूछ दिया जाता है। आर्कियोप्टेरिस के बारे में
तो ये अब विलुप्त हो चुका है। इसके अलावा जितने अभी हमने जो जीव बताए हैं वो हैं अभी सभी वर्तमान में। इस तरह से ये आज आपका पार्ट 1 पूरा हो जाता है। पार्ट 2 परिस्थिति तंत्र, ये इसके पश्चात का वीडियो होगा, इसका भाग 2, इसका फिर अध्ययन करेंगे हम लोग। तब तक आप इस चैप्टर को बार बार सुने, और सुनने से ही आपको, जब इसको 3-4 बार सुन लेंगे, चाहे आपने इससे पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पढ़ा होगा तो आपका रिवीजन एक बार में ही हो जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसको आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपका ये पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा और आपको सभी कुछ इसमें समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। धन्यवाद।